हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि नदियाँ नहीं होती तो मानव सभ्यता का इतिहास क्या होता? यदि नदियाँ नहीं होती, गंगा सिंधु जैसी नदियाँ नहीं होती तो मानव सभ्यता का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे ही बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा सिंधु की तरह ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर वो नहीं होती तो मानव सभ्यता का अस्तित्व ही कुछ और नहीं होता। दोस्तों, आइए समझते हैं नदियों के विषय में, उनकी उत्पत्ति, उनका प्रकार और उनका महत्व के विषय में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नदी क्या होती है। नदी क्या होती है, नदी के विषय में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नदी क्या होती है। नदी क्या होती है? एक प्राकृतिक धारा होती है। एक प्राकृतिक धारा होती है। ये प्राकृतिक धारा होती है। ये प्राकृतिक धारा क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में क्या होती है? ये ऊंचे से, ऊंचाई वाले भाग से नीचे वाले भाग की तरफ, ऊंचाई से निम्न स्थान की ओर, ऊंचाई से नीचे वाले स्थान की ओर, नीचे वाले स्थान की ओर, स्थान की ओर प्रवाहित होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है। पृथ्वी का जो गुरुत्व बल काम करता है, उस गुरुत्व बल का जो आकर्षण होता है किसी भी वस्तु पे, वो क्या होता है? Gm1m2/r² होता है। तो इसी बल से वो किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है। तो ऐसे ही जो प्राकृतिक धाराएं हैं उनको ये ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, इसीलिए जो जल है ऊंचे से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। अब देखेंगे नदियां क्या है। सभ्यता की जननी, जैसे आपने ये देखा होगा कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे क्या आई? सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु नदी के किनारे क्या आई? सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आई। ऐसे ही जो आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता थी, वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जिनको वर्तमान समय में टिग्रिस और यूफ्रेटिस कहते हैं, उस समय उनका नाम था दजला और फरात। इन नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ऐसे ही प्राचीन सभ्यताएं आपने देखा है जीवन का आधार है। अगर नदियां ना हो तो लोगों को पानी ना मिले, नदियां ना हो लोगों के बहुत सारे आर्थिक जो उनका सिस्टम है, व्यापार का जो सिस्टम है, उद्योग धंधे ना चलें। नदियां अगर ना हो तो इन्वायरमेंट सही से काम ही नहीं करेगा, इन्वायरमेंट संतुलन में आएगा ही नहीं। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्राकृतिक जलधारा, ऊंचे से निम्न भाग, ये हमने बता ही दिया कि नदियां ऐसे प्रवाहित होती हैं। ये है गुरुत्वाकर्षण का इम्पैक्ट जो नीचे की तरफ खींचता है, ये हमने आपको बता ही दिया। ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब नदियों का जो मुख्य भाग है वो क्या है, इसको हमें देखना है। जैसे आप गंगा नदी को देखेंगे तो किसी भी नदी के जो मुख्य भाग होता है उसमें उद्गम होता है, उसमें क्या होता है, उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, वो मुख्य धारा के रूप में खुद होता है, और उसका मुहाना होता है कि कहाँ पे वो नदियाँ गिरती हैं, कहाँ पर उनका अंत होता है, और ये उनका जल ग्रहण क्षेत्र होता है कि कितने क्षेत्रों में उस नदी का जल पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है। तो वही है उसका जल ग्रहण क्षेत्र, उसी कहते हैं ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है। दूसरा उसकी सहायक नदियां होंगी।
गंगा की सहायक नदियाँ आप जानते हैं क्या क्या हैं? यमुना है, ठीक है, और गंडक है, कोसी है, ऐसे बहुत सारी इसकी नदियां हैं। मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा वही है, गंगा खुद मुख्य धारा है, ठीक है। और उसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी, जहां पे वो गिरती है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब जो उसका जलग्रहण क्षेत्र है, जो ये बेसिन है, ये कहाँ पे है? इसका बेसिन आप देखेंगे कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इन सब क्षेत्रों में इसका पूरा बेसिन है। ये बहुत विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि नदियाँ। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार से एक हिमानी नदियाँ होती हैं जो हिमनदों से निकलती हैं, दूसरा वर्षा जल पर आधारित होती हैं। ये हिमानी नदियाँ हैं जो हिमनदों पर आधारित हैं, ये ग्लेशियर्स पे आधारित हैं, ग्लेशियर पे आधारित हैं, ग्लेशियर पे आधारित है, ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं, ठीक है। अब हिमनदों से उत्पत्ति, जो नदियाँ हिमनदों से उत्पत्ति होती हैं उनकी विशेषताएं होती हैं क्या? वो 12 मासी होती हैं, मतलब उसमें साल भर वर्षा होती है। इंग्लिश में 12 मासी को पेरेनियल कहते हैं, जिनको बोलते हैं सदा नीरा। दूसरा चीज, उसका विशाल जलग्रहण क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियाँ, वो नदी जो होती है हिमनद से आती है, ग्लेशियर के पिघलने से आती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें अवसाद भी होता है और बहुत ज़्यादा पानी भी होता है, जिससे उसका बेसिन भी ज़्यादा होता है और सदा नीरा भी होती हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि क्या क्या है? गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या हैं? ये ग्लेशियर से आती हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, और जो ब्रह्मपुत्र है और ये जो सिंधु है, ये तिब्बत के सांगपो ग्लेशियर से आता है, ठीक है, जो मानसरोवर के पास में है। अब ये जो दूसरी नदियां हैं, ये जो वर्षा पे आधारित है, ये मानसून पे निर्भर है, जलग्रहण क्षेत्र कम है, हमेशा वर्षा इसमें, वर्षा पे निर्भर है तो इसमें हमेशा जल नहीं होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। दूसरा, अब ये अपवाह का प्रारूप है। कोई भी नदी जब आगे बढ़ती है तो उसका एक अपवाह का प्रारूप होता है। मतलब कोई नदी क्या होती है, वो आगे बढ़ते हुए बहुत सारे शाखाओं में उसके जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, बहुत सारे शाखाओं में वो टूटती है। दूसरी बात है, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं कि उनकी सहायक नदियाँ उनसे समकोण पे आके मिलती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं कि वो समकोण पे क्या होती हैं? काटती हैं, वो समकोण पे खुद ही मुड़ जाती हैं। और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनसे जो उनकी सहायक नदियाँ हैं वो समकोण पे आके मिलती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि वो समांतर पर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि उनका अपवाह प्रतिरूप क्या है। ये सब, ये पूरा जो है, ये अपवाह का जो सिस्टम है, ये अपवाह रूप है, ठीक है। वृक्षाकार आप देख रहे हैं कि शाखा के रूप में ये बहुत सारे टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? गंगा। और ये जो जालीनुमा है, इसको ट्रेलिस बोलते हैं। ट्रेलिस क्या होता है कि इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं समकोण पे आके मिलती हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं, समकोण पे आके मिलती हैं, ठीक है। और जो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र होता है वहां पे ये पाया जाता है। तीसरा है आपका आयताकार। आयताकार भाग आप देख रहे हैं। आयताकार में क्या होता है? ये भ्रंश और दरारों में पाया जाता है। नदी खुद 90 डिग्री पे मुड़ती है, ये हमने आपको बताया। जो विंध्यन क्षेत्र हैं, विंध्यन क्षेत्रों में इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। जो अरी नदियां हैं, अरी नदियां में क्या है? ये नदियां इसमें क्या होती हैं? किसी ऊंचे भाग से निकलकर वो चारों दिशाओं में प्रभावित होते हुए बहती हैं।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार से जो भी नदी निकलती है वो चारों दिशाओं में प्रवाहित होते हुए बहती है, इसी को बोलते हैं अरी, इसी को बोलते हैं रेडियल। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार। अब आगे हम देखते हैं, आगे है पेरेनियल। अभी ये सब आप चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने पढ़ चुके हैं। और ये पुरानी नदियों के विषय में ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कठोर चट्टानी क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। जो वर्षाधारी नदियाँ हैं कठोर चट्टानी क्षेत्रों से निकलती हैं, जैसे आप देखते हो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है, कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होके बहती हैं। दूसरा है, अब इसका महत्व क्या है। नदियों का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे उसका महत्व क्या है, आर्थिक है, सामाजिक रूप से है, सांस्कृतिक रूप से है। आर्थिक रूप से क्या महत्व है, आर्थिक रूप से ये महत्व है कि उद्योग धंधे चलते हैं। आर्थिक रूप से महत्व ये है कि सिंचाई में बहुत सारे फसल, सब्जियां नदियों के किनारे ही होते हैं। अब सामाजिक रूप से महत्व क्या है, पेयजल, लोगों को पेयजल मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ये सामाजिक रूप से महत्व हो गया। फिर सांस्कृतिक महत्व क्या है, जैसे गंगा यमुना जैसी नदियां हैं वो धार्मिक स्थल के रूप में जानी जाती हैं। अभी आपने कभी देखा होगा कि कुंभ हो गया, महाकुंभ हो गया, इन सब में लोग संगम पे स्नान करने के लिए आते हैं, तो ये उनके धार्मिक आस्था को बताता है। इस हिसाब से नदियों का अपना एक महत्व धार्मिक आधार पे भी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। धार्मिक आस्था का केंद्र ये हम आपको बता ही चुके हैं। तीसरा, अब नदियों के सामने बहुत बड़ा खतरा है, क्या, जलवायु परिवर्तन का, प्रदूषण का और अतिक्रमण का। कैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कैसे है, जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, कभी कभी नदियाँ सूख रही हैं, कभी नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रहा है। और प्रदूषण की वजह से क्या है, जैसा आप कानपुर का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कानपुर के सामने जो गंगा नदी, जो कानपुर से होकर गंगा नदी बहती है, चमड़े के व्यापार की वजह से उसमें काफ़ी सारा एफ्लुएंस बहता है और वहाँ पे गंगा नदी एकदम सिकुड़ गई हैं। दिल्ली में यमुना नदी का एग्जाम्पल है कि प्रदूषण से जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें काफ़ी फैल गए हैं, तो नदियाँ काफ़ी काली हो गई हैं। अतिक्रमण, लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण करके जहाँ पे नदी का जब बेसिन कम होता है तो वहाँ पे वो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम, अपना घर बनाने का काम कर ले रहे हैं, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करके जैसे बालू काफ़ी निकाल रहे हैं, जो भी खनिज पदार्थ है वो निकालने के लिए उसी वहाँ पे खनन काम काफ़ी कर रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, पृथ्वी पे जो धरती है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे भूकंप, लैंडस्केप आने का भी खतरा होता है। अब ये कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं जिनको आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या कौन सी है। गंगा नदी है निश्चित रूप से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, जाहिर सी बात है। और तीसरा है एक मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती क्या है, ये मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इसका कहने का मतलब ये किधर की तरफ बहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, और जो ये अरब सागर है, अरब सागर में जाकर ये नदी वहाँ पे गिरती है, ठीक है। अब मेंस के हिसाब से कुछ कीवर्ड्स हैं। मेंस में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे इससे रिलेटेड कुछ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, कुछ उससे रिलेटेड जो पोल्यूशन है, फ्लड मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल रिवर बेसिन मैनेजमेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है, जो लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, वो नदियों से पूछता है। नदियों से क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है, नदियों की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से नदियों की सफाई कैसे बेहतर की जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नदी किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा होती है और सतत विकास के लिए इसके संरक्षण की आवश्यकता होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत संरक्षण के लिए आवश्यक, क्यों कि वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में जो भी पीढ़ी है वो भी लाभ ले, और जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकताओं से कोई अनदेखी ना हो, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में नदियों का प्रयोग किया जाए और उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाए। इसी को बोलते हैं
सस्टेनेबल, जो आप देख रहे हैं सतत विकास के लिए संरक्षण, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल संरक्षण, कंजर्वेशन इसी को बोलते हैं। जो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG 17 से, जो 17 गोल्स हैं उसमें जल की सुरक्षा और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया गया है। SDG गोल उसमें से किसी SDG गोल्स में वो है, ठीक है। तो 17 SDG गोल्स में से एक है वो। तो SDG गोल्स के माध्यम से संरक्षण किया गया है। और अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही आप अपने बैच को इस कोड का प्रयोग करके खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अंत में